सोचिए जरा, राजनीति में भी क्या गजब की चीजें होती हैं। एक तरफ सरकार एक कानून का आप कह सकते हैं ढिंडोरा पीटती है, और फिर कुछ ही महीने बाद उसी कानून को ब्लॉक करने का इल्जाम विपक्ष पर लगा देती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महिला आरक्षण बिल की, और आज हम इसी की तह तक जाएंगे। तो देखिए, कहानी कुछ यूं है। सितंबर 2023 प्रधानमंत्री जी इस कानून को नारी शक्ति वंदन का नाम देते हैं, एक ऐतिहासिक जीत बताते हैं, और फिर घूमकर अप्रैल 2024 में वही कहते हैं कि विपक्ष से रोक रहा है। मतलब एक ही बिल और दो एकदम उल्टे बयान। तो सवाल उठता है कि भाई आखिर हो क्या रहा है। और यही वो बड़ा सवाल है जिसका जवाब हम आज ढूंढने की कोशिश करेंगे। क्या ये जो देरी हो रही है वो वाकई किसी कानूनी या संवैधानिक अड़चन की वजह से है, या फिर इसके पीछे कोई बहुत बड़ा पॉलिटिकल गेम चल रहा है? चलिए एक एक करके इस पूरे मामले की परतें खोलते हैं। सरकार का एक बहुत ही मजबूत नारा है, नारी शक्ति। सुनने में बहुत अच्छा लगता है ना, एक बहुत दमदार मैसेज है। पर सवाल ये है कि क्या जमीन पर असलियत में ये नारा खरा उतरता है? चलिए बातों से हटकर जरा आंकड़ों को देखते हैं। तो ये देखिए, नारा तो है नारी शक्ति का, पर जमीनी हकीकत? आंकड़े बताते हैं कि सत्ताधारी पार्टी के कुल विधायकों में सिर्फ 9.9% महिलाएं हैं। मतलब 90% से ज्यादा पुरुष। ये जो गैप है नारे और असलियत के बीच का, ये काफी बड़ा है। और कहानी सिर्फ विधायकों पर खत्म नहीं होती। चलिए थोड़ा और ऊपर देखते हैं। सरकार के अंदर 72 मंत्री हैं, उनमें से महिलाएं कितनी? सिर्फ 7। और तो और 21 मुख्यमंत्रियों में से सिर्फ 1 महिला। ये आंकड़े उस महिला अधिकारों के चैंपियन वाली इमेज पर आप कह सकते हैं एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगाते हैं। तो अब सवाल ये उठता है, और ये बहुत वाजिब सवाल है, कि अगर बिल पास हो चुका है, सब पार्टियां भी राजी हैं, तो फिर ये रुका क्यों है? अटका कहाँ है मामला? खैर, सरकार के मुताबिक इसका जवाब एक टेक्निकल प्रोसेस में है। और वो टेक्निकल प्रोसेस है परिसीमन या डिलिमिटेशन। अब सरकार का कहना यह है कि भाई पहले हम पूरे देश में लोकसभा और विधानसभा सीटों की बाउंड्रीज को दोबारा से तय करेंगे, और जब ये काम पूरा हो जाएगा उसके बाद ही महिलाओं के लिए सीटें रिजर्व की जा सकती हैं। पहले परिसीमन, फिर आरक्षण। पर यह परिसीमन का काम इतना आसान है नहीं। मतलब सुनने में जितना सीधा लगता है नहीं। इसका इतिहास बहुत आप कह सकते हैं विवादों से भरा रहा है। दक्षिण के राज्यों ने इसका इतना विरोध किया कि पहले 1976 में इसे टाला गया, फिर 2001 में। कुल मिलाकर 50 साल तक इस पर रोक लगी रही। और यहीं पर इस पूरे खेल की असली नस है। ये सिर्फ नक्शे पर लकीरें खींचने की बात नहीं है, ये है पॉलिटिकल पावर की बात, कि संसद में किसकी आवाज ज्यादा गूंजेगी, उत्तर भारत की या दक्षिण भारत की। और इसी सवाल से शुरू होता है असली टकराव। देखिए, दक्षिण के राज्यों ने तो अच्छा काम किया, अपनी आबादी को कंट्रोल किया, पर अब उन्हें डर ये है कि इसी अच्छे काम की उन्हें सजा मिलेगी। कैसे? परिसीमन होगा आबादी के हिसाब से, तो उनकी सीटें या तो उतनी ही रहेंगी या कम हो जाएंगी, और ज्यादा आबादी वाले उत्तर भारत के राज्यों का दबदबा संसद में बढ़ जाएगा। और इसी डर को शशि थरूर ने अपने एक बयान में बहुत अच्छे से समझाया है। वो कहते हैं कि ये एक तरह से जनसांख्यिकीय बहुमत का अत्याचार बन जाएगा। मतलब कुछ बड़े राज्य मिलकर पूरे देश की किस्मत का फैसला करने लगेंगे, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनकी आबादी ज्यादा है। लेकिन विपक्ष की कहानी इससे भी एक कदम आगे जाती है। विपक्ष के दावों को देखें तो लगता है कि इसके पीछे एक और गहरा छिपा हुआ एजेंडा हो सकता है। उनका कहना है कि ये सिर्फ उत्तर और दक्षिण की लड़ाई नहीं है, बल्कि ये चुनावी नतीजों को पहले से तय करने की एक कोशिश है। और इस खेल का नाम है जेरीमैंडरिंग। जी हाँ, जेरीमैंडरिंग। ये एक बहुत पुरानी पॉलिटिकल ट्रिक है। इसमें होता क्या है कि आप चुनाव क्षेत्रों की सीमाएं इस चालाकी से बदलते हैं कि आपकी पार्टी को फायदा हो। भले ही आपको कुल वोट कम मिले, लेकिन सीटें ज्यादा मिल जाती हैं। और इसे करने के 2 क्लासिक तरीके हैं। पहला, निचोड़ना। मतलब विपक्ष के सारे वोटर्स को 2-4 सीटों में ठूस दो। वो वहां बहुत बड़े मार्जिन से जीतेंगे, पर उनके बाकी सारे वोट बेकार हो जाएंगे। दूसरा तरीका है काटना। इसमें आप विपक्ष के वोटर्स को कई सीटों पर थोड़ा थोड़ा पतला पतला बांट देते हैं। नतीजा, वो हर जगह थोड़े थोड़े वोटों से हार जाते हैं। और विपक्ष का कहना है कि ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये असम में हो चुका है। गौरव गोगोई एक उदाहरण देते हैं।
वो बताते हैं कि वहाँ ऐसे ऐसे अजीब चुनाव क्षेत्र बनाए गए हैं जहाँ एक सीट पर 14 लाख लोग हैं तो दूसरी पर 26 लाख। मतलब गांव नदी के इस पार है और उसका चुनाव क्षेत्र पहाड़ के उस पार। कोई लॉजिक ही नहीं है। तो अब सवाल फिर वही आता है, आखिर सरकार को इतनी जल्दी क्या है, वो भी महिला आरक्षण जैसे अहम बिल के साथ इस विवादित प्रोसेस को जोड़ने की? इस टाइमिंग के पीछे असली राजनीतिक इरादा क्या है? सूत्र बताते हैं कि इसका एक संभावित कनेक्शन आने वाली जनगणना से है। देखिए, देश में जनगणना होनी है और जैसे ही जनगणना की बात होती है, एक और मांग उठ खड़ी होती है जाति आधारित जनगणना की। और ये भारतीय राजनीति का एक बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है। तो यहाँ एक राजनीतिक चेन रिएक्शन की बात की जा रही है। जनगणना होगी तो जाति के आंकड़े बाहर लाने का प्रेशर बनेगा। जाति के आंकड़े आए तो फिर नए कोटे और नए आरक्षण की मांगें उठेंगी। तो क्या सरकार इस पूरे आरक्षण के पेंडोरा बॉक्स को खुलने से पहले ही कोई और रास्ता निकाल लेना चाहती है? तो कुल मिलाकर कहानी ये है, एक ही बिल पर दो अलग अलग नैरेटिव चल रहे हैं। सरकार कह रही है कि हम तो बस संवैधानिक प्रक्रिया का पालन कर रहे हैं, परिसीमन जरूरी है। वहीं विपक्ष का कहना है कि नहीं, ये सब बहाने हैं, असली मकसद तो देरी करना और चुनावी नक्शों से छेड़छाड़ करना है। और यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझना होगा, महिला आरक्षण बिल वो तो पास हो चुका है, वो अब कानून है, एक्ट बन चुका है। विपक्ष यही कह रहा है कि सरकार अगर चाहे तो इसे कल से ही लागू कर सकती है। जो अभी 543 सीटें हैं उन्हीं पर कोई रोक नहीं है। तो आखिर में हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं, जब कानून हाथ में है तो उसे लागू करने में ये जो देरी हो रही है, वो एक संवैधानिक जरूरत है या एक राजनीतिक पसंद, एक ऐसा राजनीतिक दांव जिसका इस्तेमाल शायद किसी और बड़े खेल के लिए किया जा रहा है? इस सवाल का जवाब ही इस पूरी कहानी का असली सच बताएगा।